Welcome to another episode of Know Your Momentum. Today, we are diving deep into the physics of circular motion. Let's master A-level physics together. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to your first lesson of this brand new series, Know Your Momentum, and this is going to be season 2. Okay. और इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे A2 फिजिक्स की। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब ए लेवल का जो फिजिक्स का कंटेंट है वो 3 टाइम्स ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर आप में से कोई मैथ पढ़ता है तो मैथ इज गोइंग टू बी योर टफेस्ट सब्जेक्ट इन A2 बिकॉज ऑफ P3 एंड देन फिजिक्स इज गोइंग टू बी योर सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट्स चाहे कोई भी है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो सब उसके बाद आते हैं। बिजनेस है, कंप्यूटर साइंस है, वो सब फिजिक्स के बाद आएंगे। Physics is going to be the second most difficult subject for A2. हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जरा ये बताना चाहता हूं कि अब अगर सिर्फ A2 को हम फोकस करें तो A2 के अंदर हमारे पास 2 पेपर्स होने वाले हैं। एक है P4 और एक है P5। P4 is called the extended theory, whereas P5 is called planning and analysis. Planning and analysis. P4 it is going to be 100-mark paper, whereas P5 is going to be a 30-mark paper. उसके बाद P4 के अंदर 11 से लेके 13 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जबकि P5 के अंदर सिर्फ 2 सवाल होते हैं। P4 it's going to be a 2-hour paper, whereas P5 is going to be a 1 hour and 15-minute paper. इसमें से जो पेपर 5 है इसके 2 सवालात होते हैं। एक सवाल होता है डिजाइन का, प्लानिंग एंड डिजाइन, और दूसरा सवाल होता है एनालिसिस का। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ये मैथमेटिकल होता है। इसके अंदर फिजिक्स की मालूमात की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जबकि प्लानिंग एंड डिजाइन, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपके पेपर 4 की मालूमात से मिलती है। एज इन डायरेक्टली कोई फिजिक्स रेलेवेंट नहीं है, लेकिन होता यह है कि जब हम P4 का सिलेबस पढ़ते हैं ना, एक्सटेंडेड थ्योरी का, तो उसके साथ हम जाहिर है वी अटेम्प्ट क्वेश्चंस। बड़े ध्यान से ये बात सुनिएगा, ये मैंने बड़े एक्सपीरियंस के बाद ये बात वेरीफाई की है, हमें किसी ने ये बात नहीं बताई थी। हम जब पेपर 4 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो होता यह है कि उन क्वेश्चंस के अंदर हमें अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट नजर आते हैं। जैसा कि आपने पेपर 2 में देखे हैं ना, अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर वो आपको बताते हैं कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट एक फलां तरीके से अरेंज किया गया, उसके अंदर ये चीज इनपुट की गई, हमारे पास ये टर्निंग इफेक्ट पैदा हुआ, या कुछ इस तरह की अरेंजमेंट जिसमें कोई बंदा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है और सिनेरियो बेस्ड सवाल होता है ना। बिल्कुल इसी तरह से एक्सटेंडेड थ्योरी में भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते जाएंगे ना, हमें उन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को जो सवाल में बताई गई है ना, उसको बड़े ध्यान से सीखना है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं पेपर 5 का जो क्वेश्चन 1 है, प्लानिंग एंड एनालिसिस एंड डिजाइन, उसमें आपको पेपर 4 के सवाल से मिलता जुलता कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ जाए। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पेपर 4 के अंदर ना एक क्वेश्चन आया था, उसमें इस तरह से आपके पास एक कॉइल मौजूद था। कॉइल कॉइल समझते ना, तार को सिलेंडर के ऊपर लपेट दिया, फिर इसके साथ हमने इसको एक करंट सप्लाई किया, फिर इसके साथ एक और कॉइल रखा, उस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया। सो ये एक पेपर 4 का सवाल था। लेकिन क्या हुआ, 2-4 साल बाद पेपर 5 के अंदर क्वेश्चन 1 में उसने इससे मिलता जुलता सवाल आपसे डिजाइन करने को कह दिया।
अब अगर आपने पेपर 4 के अंदर ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से किया होगा तो पेपर 5 के अंदर आप उस तरह का एक्सपेरिमेंट बड़ा इजीली डिस्क्राइब कर सकेंगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। पेपर 4 के सवालात आपको पेपर 5 के क्वेश्चन 1 में आपकी मदद करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात, पेपर 5 का इटसेल्फ कोई सिलेबस नहीं होता, नो सिलेबस, बस एक पैटर्न होता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। और पेपर 5 के अंदर क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, जबकि पेपर 4 जो है, पेपर 4 के सिलेबस में हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स होते हैं। 14 चैप्टर्स होते हैं और उन 14 चैप्टर्स में से अराउंड 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो पेयर्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, यानी 2 चैप्टर्स से मिला के एक सवाल आ जाता है, फिर कुछ 2 चैप्टर्स ऐसे होते हैं उनसे मिला के एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पेपर 4 इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट डिमांडिंग, और पेपर 4 की वजह से ही रिजल्ट अफेक्ट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है जी। अब मैं आपको इनके ग्रेड थ्रेशोल्ड्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। ग्रेड थ्रेशोल्ड, जो पेपर 4 है, पेपर 4 में ए ग्रेड स्कोर करने के लिए आपको 60 आउट ऑफ 100, रफली बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, 60 आउट ऑफ 100 स्कोर करने पड़ते हैं। कुछ साल ऐसे भी हैं जिनमें ए ग्रेड का थ्रेशोल्ड 45 आउट ऑफ 100 भी ड्रॉप कर चुका है, लेकिन वो पुराने जमाने की बात थी, आज से कोई 5-10 साल पहले की बात थी, जिसमें हमारे पास एक अलग से सेक्शन होता था जिसको एप्लीकेशन का सेक्शन कहा जाता था। अब वो सेक्शन नहीं है। इसी तरह बी ग्रेड के लिए आपको तकरीबन 54 आउट ऑफ 100 स्कोर करने पड़ते हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये तो आसान है, 100 में से 60 नंबर कौन नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा। जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ 14 चैप्टर्स हैं, हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है कोई नहीं, 11 भी तो पढ़े थे ना, 3 चैप्टर और हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मुश्किल है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं है ना, सिर्फ फिजिक्स की बुनियाद पे आप तकरीबन 30 मार्क्स ही स्कोर कर पाएंगे। दैट मीन्स आप बेयरली पास हो सकेंगे, अच्छा ग्रेड नहीं हासिल कर सकेंगे अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो। ठीक है जी। और बी से नीचे का ग्रेड हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ए ग्रेड आना चाहिए, अगर ए नहीं तो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल ग्रेड आपका बी होना चाहिए, इससे नीचे के लिए प्लीज आप उम्मीद मत करें। और पेपर 4 ही ऐसा होता है जो कि आपका ग्रेड खराब करता है, क्योंकि अगर आपने बाकी दोनों ए ले लिए और इसके अंदर अगर आपका सी आ गया, और पेपर 5 में प्रैक्टिकल में भी लेट से आपने ए या बी ले लिया, इसका जो सी ग्रेड होगा ना, दैट्स गोइंग टू ब्रिंग डाउन ऑल ऑफ इट, क्योंकि इस पेपर की वेटेज सबसे ज्यादा होती है, अराउंड कोई आई थिंक 28 या 30 के करीब इसकी वेटेज होती है बाकी पेपर्स के कंपैरिजन में। ठीक है जी। फिर उसके बाद पेपर 5, पेपर 5 रिलेटिवली इजी होता है अगर आप 8 या 10 क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट कर लें, यानी कि तकरीबन कुछ 4 साल के पेपर भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपको पेपर 5 करना समझ आ जाता है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ए ग्रेड के लिए आपको स्कोर करना है 23 आउट ऑफ 30। फॉर अ बी ग्रेड यू मस्ट स्कोर 20 आउट ऑफ 30। कभी कभी ये 20 पर ए भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन किस ईयर के थ्रेशोल्ड की हम बात करें, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं अगर आपके जहन में कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1, चैप्टर 1 है सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब ये चैप्टर ना बाकी सारे चैप्टर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा चैप्टर है और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। और ये भी हो सकता है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ें तो आपको लगे ऐसे ही सर ने हाइप किया हुआ था,
बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ये तो मजाक है, ये तो आसान है ना। जो कंटेंट मैं आपको यहाँ बताऊंगा दैट्स गोइंग टू बी इजी, बट व्हेन विल ट्राई आउट अ फ्यू पास्ट पेपर क्वेश्चंस, दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू थिंक नहीं यार सही कह रहे थे। ठीक है, सर्कुलर मोशन का मैं आपको आज इंट्रोडक्शन देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा साथ साथ मेरी चीजों को, मेरी बातों को याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी, आई वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज रेडियन। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, लोग एएस में ना एंगल्स रेडियन में मेजर करके आ जाते हैं, लेकिन कभी मैथ वाले टीचर से पूछा नहीं सर रेडियन क्या होता है। तो मैं आपको आज बताता हूँ रेडियन क्या होता है। इट इज गोइंग टू बी एन एंगल swept at the center of the circle when an arc length equal to radius is traveled। कैसी खूबसूरत बात है जी, ये बात मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन करें कि ये मेरे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक रस्सी से बांधा हुआ है और यहाँ पर कहीं सेंटर है, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके टर्न करता करता इस सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है, समवट लाइक दिस। ओके, अब यहां से लेके यहां तक ये उसका रेडियस है, और ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते करते यहां तक पहुंचता है, इट्स टर्निंग लाइक दिस। ओके, एंड दिस लेंथ हियर इज कॉल्ड द आर्क लेंथ, जिसको मैं यहाँ ब्लैक से इंडिकेट कर रहा हूँ। दिस एस इज कॉल्ड द आर्क लेंथ। When this arc length is equal to the radius, that's when the angle swept at the center theta, that is called 1 radians। okay, ये ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव करता है, जब ये उतनी आर्क लेंथ ट्रेवल कर ले जितना कि उसका रेडियस है, उस वक्त जो सेंटर पे एंगल बना होता है ना, उसको हम कहते हैं 1 रेडियंस। रेडियन एक नंबर के लिए डिफाइन करने को आ सकता है हमारे लिए। 1 रेडियन RAD is equal to around 57 degrees। वैसे 56 पॉइंट समथिंग है, हम इसको राउंड ऑफ करके 57 लिख लेते हैं। ओके, देन one complete circle, that is the 360 degrees, that is equal to 2 pi radian। ये हमने मैथ में पढ़ा हुआ है। 180 degrees, it's equal to pi radians। Then 90 degrees, it's equal to pi by 2 radians, and so on। ये कन्वर्जन फैक्टर हमें याद रखना है। 2 pi radians equals to 360। इसकी बुनियाद पर हम कोई भी एंगल चाहें तो वो रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल हियर। कन्वर्ट 60 degrees into radians। 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करके दिखाएं। फॉर दैट यू शुड जस्ट रिमेंबर दैट 2 pi radians is equal to 360 degrees। डिग्रीज के नीचे डिग्रीज वाली वैल्यू डाल दें, रेडियन के नीचे रेडियन वाली वैल्यू डाल दें, फिर सिंपली आप इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई। आंसर आता है 360x equals to 60 multiplied with 2 pi। x will be equal to 60 divided by 360 multiplied with 2 pi। पीछे बचता है x equals to 2 pi by 6 या फिर pi by 3। ये कन्वर्जन हमें अक्सर करने की जरूरत पड़ सकती है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन में ये कह दे कि जी इस एंगल को इसमें कन्वर्ट करके दिखाएं, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन किसी और कैलकुलेशन में, किसी और सवाल में ऐसा हो सकता है कि एंगल को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े। यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं। ये फॉर्मूला आपने पहले भी कई दफा सुन रखा है। S equals to R theta।
इसमें ये जो s है ये है आर्क लेंथ, ये जो r है ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये जो थीटा है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसी खूबसूरत बात है, मैंने इसको सिर्फ एंगल नहीं कहा, मैंने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा है। अब डिस्प्लेसमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है जो कि लेंथ की सूरत में मेजर करते हैं, और दूसरी एंगुलर हो सकती है जिसको हम एंगल की सूरत में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, इमेजिन करें कि ये एक ग्राउंड है, this here is ground and this is a cliff, ठीक है। क्लिफ के ऊपर ये जो पॉइंट A है ना, इस पॉइंट A को हम इस पॉइंट B के कंपैरिजन में एंगल के जरिए इंडिकेट कर सकते हैं। आपको याद पड़ता होगा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपने शायद मैथ में पढ़ा था। सो बेसिकली हम यहां से इस एंगल की टर्म्स में B के पॉइंट ऑफ व्यू से A की लोकेशन बता सकते हैं। So this is why angles are useful in explaining the position of an object. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सिर्फ और सिर्फ पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ मीटर्स या लेंथ के यूनिट्स में डिफाइन नहीं किया जाता, कभी कभी उसको एंगल्स के टर्म्स में भी डिफाइन किया जाता है। मैथ में आपने बेरिंग का चैप्टर भी पढ़ा होगा यकीनन। तो एंगल्स आर प्रीटी यूजफुल इन टेलिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते हैं अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझसे बात करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चैप्टर नहीं है जी, इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी या फिर स्पीड भी कह सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। जैसे कि स्पीड या वेलोसिटी नॉर्मली होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या फिर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी भी वही चीज है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें जो डिस्प्लेसमेंट लेनी है वो लीनियर यानी लेंथ की बजाय एंगल की टर्म्स में उसे स्टेट करना है। यहाँ पर मैं आपके लिए इसका फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पर ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा इज सेड टू बी द एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी, थीटा इज सेड टू बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस टी हियर इज सेड टू बी द टाइम। अच्छा, अब एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ जो कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने पहले उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है ना वो है रेडियन, और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। तो ओमेगा का जो यूनिट बनेगा ना दैट इज गोइंग टू बी रेडियंस पर सेकंड, रेडियंस पर सेकंड। लेकिन अगर इसको बेस यूनिट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, बेस यूनिट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो रेडियन तो बेस क्वांटिटी है ही नहीं, ना ही रेडियन कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है। सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, रेडियन इज नाइदर अ बेस क्वांटिटी नॉर अ डिराइव्ड क्वांटिटी। जब आप कभी एमडी कैट की तैयारी करेंगे ना तो वहां पर यू वुड हैव टू इनकाउंटर अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी कैटेगरी कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो होती हैं जो ना तो बेस क्वांटिटी होती हैं ना ही डिराइव्ड होती हैं, यानी उन्हें किसी और फिजिकल क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर बेस यूनिट में इसका बनाऊं तो रेडियन का कोई यूनिट नहीं, यानी रेडियन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर बेस यूनिट्स, पीछे सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स रह जाता है। सो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड हैज द बेस यूनिट हियर second inverse. Do you remember any other physical quantity जिसका second inverse हो? Yes, very good. That's great. Frequency. Frequency का फॉर्मूला जिन लोगों को नहीं याद, मैं जरा याद करवा देता हूँ।
फ्रीक्वेंसी होता है 1 over the time period. टाइम पीरियड हैड यूनिट्स ऑफ सेकंड्स, तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट बन गया था सेकंड इनवर्स. सो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब यह है कि इसी वजह से कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड को ना हम एक नाम और दे देते हैं, और वो नाम क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीनों चीजें एक ही बात हैं और इनको एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा. यहां पर मैंने इसका SI यूनिट तो स्टेट किया, वो है रेडियन पर सेकंड, बट देयर आर अदर पॉपुलर यूनिट्स फॉर दिस क्वांटिटी एज वेल. आपने अक्सर मोटरसाइकिल चलाते हुए उसके मीटर के ऊपर देखा होगा रेव पर मिनट. रेव पर मिनट, रेव स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट. तो एक मिनट के अंदर कितनी रेवोल्यूशंस हो रही हैं, ये भी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट है. देखते हैं. फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो इट इज ट्रैवलिंग 360 डिग्रीज और 2 पाई रेडियंस. ओके, एक कंप्लीट रोटेशन में जाहिर है 360 डिग्री ट्रैवल हुआ है या फिर 2 पाई रेडियंस ट्रैवल हुआ है. एक एग्जांपल यहां आपके लिए इंक्लूड करता हूं. कन्वर्ट 100 revolution per minute to रेडियन पर सेकंड. रेवोल्यूशंस पर मिनट को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में. ये भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट करना पड़ता है हमें अक्सर. तो देखते हैं 100 रेवोल्यूशन. अब इसको जब रेडियंस में कन्वर्ट करना है, हमें याद करना है कि एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं और 1 मिनट है ना. 100 रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब है 100 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट. तो नीचे वाला जो 1 मिनट है उसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. उसके लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें. सो 100 revolutions per minute comes out to be 200 pi divided by 60 radians per second. अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. ये एक जीरो से कट किया, 20 डिवाइडेड बाय 60 बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन जाता है 3.33 पाई रेडियंस पर सेकंड. अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको पाई की टर्म्स में स्टेट करें. आप ये भी कर सकते हैं 3.33 इसको मल्टीप्लाइड विद पाई कर दें 3.142 रेडियंस पर सेकंड. ओके, so that is how you will convert 100 revolutions per minute into radians per second. I hope everything is clear up till now. Relationship between linear and angular speed. Relationship between linear and angular speed. So ये भी देखिएगा, मैंने एक फॉर्मूला आपको याद करवाया था, S equals to R theta. इसमें S जो है ये आर्क लेंथ है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक्रोफोन्स ऑफ रखें प्लीज. R is radius, theta is the angular displacement. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप एक इक्वेशन से कुछ नया बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस इक्वेशन को मैनिपुलेट करना पड़ता है. अब मैनिपुलेट कैसे करना पड़ता है? इक्वेशन की एक साइड को अगर किसी चीज से डिवाइड करें, दूसरी साइड को भी उसी चीज से डिवाइड करें, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई जस्ट सेड. इक्वेशन को अगर एक इक्वेशन को कोई और शक्ल हमें देनी है तो इक्वेशन की दोनों साइडों पर कोई ना कोई मैनिपुलेशन करनी पड़ती है.
अगर कोई चेंज हम इक्वेशन की दोनों साइडों पे करते हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसीलिए इक्वेशन की दोनों साइडों को ना टी से डिवाइड करना, इक्वेशन की दोनों साइड्स को टी से डिवाइड कर दिया। टी क्या टाइम है, टाइम मैंने एक नया फैक्टर इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। अब ये एस चूंकि एक तरह की लेंथ थी, आर्क लेंथ थी ना, लेंथ को जब टाइम से डिवाइड करते हैं, व्हाट डू वी गेट? वी गेट स्पीड और वेलोसिटी। बिल्कुल इसी तरह इस थीटा को जब हम टी से डिवाइड करते हैं, दैट लीव्स अस विद ओमेगा, एन एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड। तो ये आर एज इट इज अब अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। We are able to form a new equation that is called v equal to r omega, और इसके अंदर ये v जो है ये लीनियर वेलोसिटी है या लीनियर स्पीड है, r रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर स्पीड है। अब मैंने इसको r से क्यों नहीं t को डिवाइड किया? क्योंकि बेटा r थीटा डिवाइडेड बाय t जब करें ना, तो ये आपस में ऐड नहीं हो रहे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये थीटा अगर मैं t के साथ कंबाइन करके ओमेगा बनाऊं ना, तो ये r एज इट इज अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, इसके साथ t को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये r प्लस थीटा डिवाइडेड बाय t होता, तो फिर यकीनन t को दोनों के नीचे हमें अलग अलग लिखना पड़ता। ओके, दैट इज वाई मैंने इस t को सिर्फ थीटा से डिवाइड किया है, just to obtain a new factor, new physical quantity which is called omega, the angular speed। ठीक है जी, हम अपने इस आज के लेसन को यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 हियर टुडे। हमने सर्कुलर मोशन देखा, उसमें रेडियंस क्या होता है, आर्क लेंथ फॉर्मूला याद किया, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना सीखा, एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना सीखा, फिर उसके बाद एक रिलेशनशिप बनाया जिसमें लीनियर और एंगुलर स्पीड को इंक्लूड किया।